सभी का। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 बायो से चैप्टर फर्स्ट है जीवन की मौलिक इकाई। और इसके पहले हमने लेक्चर 2 में इसके बारे में पढ़ा है, कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अगर हम बात करें जीवों की तो जीव दो प्रकार के होते हैं। एक जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और जो दूसरे जीव होते हैं वो द्विकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जिनका जो पूरा शरीर है वो केवल एक ही कोशिका का बना होता है। कोशिका अनियमित आकार की होती हैं। ये गोल हो सकती हैं, चौकोर हो सकती हैं, खटकोर हो सकती हैं, ये कई प्रकार की हो सकती हैं, लंबवत हो सकती हैं। तो जो सेल होती हैं उनका अनियमित आकार होता है। यूनिसेलुलर जो होती है वह केवल एक कोशिका की होती हैं, अर्थात उसी सेल में उसके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर होता है। उसके जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब एक कोशिकीय में होती हैं। इसके अतिरिक्त द्विकोशिकीय और बहुकोशिकीय, इसको अगर हम बहुकोशिकीय करें, बहुकोशिकीय जीव कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर जो होता है वो एक नहीं, एक से अधिक बहुत सारे असंख्य हजारों लाखों करोड़ों ऐसे कोशिकाओं के द्वारा शरीर का निर्माण करते हैं, तो उनको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। ये जो सेल होते हैं एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका, जैसे बहुत सारे कोशिकाओं का समूह होता है तो उसको कहा जाता है उत्तक। तो कोई भी जो शरीर होता है पहले सेल से उत्तक बनता है और फिर उत्तकों से जो होता है वो अंग बनता है और अंग के बाद अंग तंत्र होता है। अंग क्या है? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। अगर बाहरी पर्यावरण उसमें माहौल में देखते हैं तो हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख, ये सारे जो होते हैं ये अंग हैं। अगर आंतरिक भागों में देखते हैं तो पाचन अंग है, जैसे हमारा अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हृदय है, किडनी है, लीवर है, ये सारे हमारे ये अंग होते हैं। तो उत्तकों का जो समूह होता है, कोशिका के बाद उत्तक बनते हैं और ये उत्तक कई उत्तकों के मिलने से अंगों का निर्माण करते हैं और फिर वे अंग क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं जिसे अंग तंत्र कहते हैं। यानी एक जैसा कार्य करने वाले, एक जैसा काम करने वाले जो अंग होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और फिर उनके समूह को अंग तंत्र कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कई तरह के अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र है भोजन पचाने वाला, इसके अतिरिक्त परिवहन तंत्र है जो रक्त का परिवहन करता है, इसके अतिरिक्त है हमारे दिमाग का जो न्यूरोतंत्र है। तो ये सारे जो अंग तंत्र होते हैं ये मिल करके एक पूरा शरीर बना लेते हैं, पूरा शरीर, बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल से शुरू होता है और अंग तंत्र से होते हुए पूरे शारीरिक ढांचा पर पहुंच जाता है। तो ये जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको हम सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर। इसके बाद क्या होता है कि जो सेल होते हैं, कोई भी सेल होगा वो सेल दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होगा? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे सेल जिस सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, किसी भी सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, अगर वह प्रोकैरियोटिक है तो यह केंद्रक नहीं होगा, यह जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जाएगी। हाँ, इस केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है, जो डीएनए धागे के रूप में होता है, वह डीएनए अपने सिरों को जोड़ लेता है और जोड़ने के बाद वह केंद्रक के जैसा ही प्रतीत होता है, वैसी ही संरचना बना लेता है।
लेकिन वास्तव में वो केंद्रक नहीं होता है और उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का मतलब डीएनए से बनी हुई ऐसी संरचना जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में खुली रूप से तैरती हुई प्रतीत होती है और देखने में लगता है कि केंद्रक ही है, लेकिन वास्तव में वो केंद्रक नहीं होता है। तो यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। सेकेंड आता है यूकैरियोटिक। ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय ही होते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा कि जो यूकैरियोटिक होते हैं ये एक कोशिकी तो होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, लेकिन इनके अंदर केंद्रक जरूर होगा। इनके अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली होती है और इसके अंदर जो डीएनए वगैरह है वो इसके अंदर होते हैं और बाकी इसके अंदर और भी जो कोशिका के पार्ट होते हैं ये इसके अंदर स्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो एक कोशिकी तो होती है लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और जो डीएनए होता है वो उसी के अंदर निहित होता है। अब जो कोशिकाएं होती हैं, संसार के जो जीव होते हैं, चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, तो जंतुओं और पौधों के आधार पर जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल। अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो हम इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में क्या है कि हमको एक बाहर ऐसे आवरण दिखाई दे रही है। तो अगर यह एनिमल होगा, यह अगर एनिमल होगा तो इसमें क्या होगा कि जो बाहर की झिल्ली है वो लचीली होती है, थोड़ी थिक होती है, कमजोर होती है। तो इस झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह जो होती है यह संकुचित हो सकती है। तो यह जो झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। इसके बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं, मतलब छिद्र पाए जाते हैं। ये कोशिकीय पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती हैं। मतलब क्या है कि अगर एक कोशिका है, दूसरी कोशिका इस तरह, तीसरी, चौथी, इस तरह से कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं तो इनके अंदर में जो छिद्र पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, इससे क्या होता है कि अगर एक कोशिका के अंदर कोई पदार्थ है वो अगर अधिक हो रहा है तो दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है या किसी दूसरे में है तो तीसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से कोशिकाओं का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। तो केंद्रक कोशिका के अंदर जो ये पोर्स है, जो छिद्र है, वो इसीलिए आवश्यक है। अगर यह प्लांट सेल है, जो पादप सेल होता है, पौधों की कोशिकाएं होती हैं, तो इसके ऊपर एक मोटी परत चढ़ी रहती है। इस तरह से इसके ऊपर मोटी परत इस तरह से चढ़ी रहती है और उस परत को हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? सेल वॉल। उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और यह जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज काफी कठोर होती है जिससे पौधे कठोर होते हैं और उनका जो बाहरी आवरण होता है वो काफी कठोर होता है। इसके बाद क्या है कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में एक संरचना होती है लाइसोसोम। यह लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका के आत्महत्या की थैली। इसका अर्थ क्या होता है कि जो सेल होती है, जब सेल में कोई डिफेक्ट होता है, सेल में कोई खराबी आती है, कोई सेल जब मरती है, डेड होती है, तो यह जो लाइसोसोम है ये क्या करती? फट जाती है और फटने के बाद यह इस कोशिका के ऊपर फैल जाती है बाहरी आवरण पर और इस कोशिका को धीरे 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 नष्ट कर देती है ताकि यह अन्य कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचाए, अन्य कोशिकाओं के ऊपर संक्रमण न करे। तो लाइसोसोम जो होती है वह एनिमल सेल में तो पाई जाती है
लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। अगर हम इसके अंतर की बात करें तो एक तरफ होगा हमारा एनिमल सेल और एक तरफ होगा प्लांट। एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो कोशिका झिल्ली होती है वो काइटिन की बनी होती है। यह लचीली होती है और यह कठोर होती है। ठीक है, तो यह प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरा क्या है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। लिपिड मॉलिक्यूल या लिपिड के अणु होते हैं कि जो फैट या शरीर में चर्बी का निर्माण करते हैं। तो प्लांट एनिमल सेल में लिपिड पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में लिपिड अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। थर्ड क्या है, थर्ड है कि एनिमल सेल में क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि अगर यही प्लांट सेल होगा, पादप कोशिका होगी, तो उसमें क्या होगा, अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होगा। हमको याद रखना है कि लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि राइबोसोम दोनों पाया जाता है। राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, यानी इसमें भी उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, यानी राइबोसोम जो होता है वह आरएनए के साथ मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे न्यूक्लियोराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, पांचवा जो होता है वह है गाल्जी बॉडी, तो होता है गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय पाई जाती है और इसमें भी उपस्थित होती है। छठवां है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को ऊर्जा जो होती है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। श्वसन के दौरान ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है क्रेब साइकिल को पूरा करती है। तो वह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जंतुओं के द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो ये है एनिमल और प्लांट सेल में अंतर होता है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि जो अंतःप्रदपी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं ईआर, अंतःप्रदपी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। केंद्रक के अगल बगल जो केंद्रक की दीवार है वो जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो है केंद्रक झिल्ली है, इस केंद्रक झिल्ली के बीच में भी यहाँ पे छिद्र पाए जा रहे हैं। तो ये छिद्र किस लिए होते हैं? ये छिद्र इसलिए होते हैं कि जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिकीय पदार्थ होते हैं, वो केंद्रक झिल्ली के अंदर जा सके, या केंद्रक झिल्ली के अंदर जो पदार्थ है
वो इस झिल्ली से पार करके कोशिका द्रव्य में जा सके। तो जो केंद्रक झिल्ली होती है उस केंद्रक झिल्ली में भी छिद्र पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, छोटी सी संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और इस केंद्रिका के अगल बगल वो डीएनए पाई जाती है, जो कि आगे वो उसकी जो डीएनए होती है वो किसी जीव की जो जेनेटिक संरचना होती है उसको पूर्ण करती है, और माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह इसी डीएनए में स्थित होती है। यही डीएनए जो होता है वो माँ बाप के लक्षणों को उनके संतानों में पहुंचाता है। तो यह जो डीएनए है, यह डीएनए न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और एक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यानी जो कोशिका होता है, केंद्रक होता है, उसमें दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। तो डीएनए को कहेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और इसको कहेंगे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और एक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यही जो आरएनए या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। वह प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। और यह जो डीएनए होता है यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। यानी आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, मतलब जो माता पिता के लक्षण हैं वो उनके संतानों में जाते हैं। जैसे कि अगर माँ बाप लंबे हैं तो संतान भी लंबे होते हैं, माँ बाप सांवले हैं तो बच्चे सांवले होते हैं, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे गोरे होते हैं। मतलब इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो उनके संतानों में यही डीएनए के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है कोशिका का स्ट्रक्चर है। और बस हमको इसमें प्लांट से थोड़ा सा अंतर यही रखना है कि जो बाहरी झिल्ली होती है, जो झिल्ली के बाहर की जो एक दीवार होती है पौधों में, वह कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है और वह कठोर होती है। तो इसके बाहर जो झिल्ली होती है वह झिल्ली जो होती है सेलुलोज कहलाती है। इसको हम कहेंगे सेलुलोज। सेलुलोज जो होती है वह केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी, प्लांट कोशिका में पाई जाती है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो एनिमल में पाई जाएगी या जंतु में। इसमें पाई जाएगी, जंतु कोशिकाओं में पाई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेल स्ट्रक्चर है और सेल के पार्ट हैं। हम नेक्स्ट में इसके बाद अध्ययन करेंगे।